किसी भी देश की असल पहचान क्या होती है? क्या उसके लोग, उसका झंडा, या फिर वो शब्द जो उस देश की आत्मा को बयां करते हैं? आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझने वाले हैं। वो एक पन्ना जिसे पूरे राष्ट्र का पहचान पत्र कहा जाता है। ये है वो शब्द जिन्हें 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हाँ, इसमें दुनिया के सबसे अच्छे विचारों की झलक है, जैसे कि अमेरिकी संविधान से प्रेरणा, लेकिन इसका हर एक शब्द पूरी तरह से भारत की अपनी सच्चाई और उम्मीदों को दिखाता है। देखिए, मशहूर न्यायविद N.A. पालखीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा था, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे एक पहचान पत्र किसी इंसान के बारे में बताता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक देश के तौर पर क्या है, क्यों है और किसके लिए है। तो आखिर ये पहचान पत्र कहता क्या है? इसकी शुरुआत होती है 5 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों से, जो भारतीय राज्य के स्वभाव को, उसके नेचर को परिभाषित करते हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये 5 सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तो भारतीय राज्य के 5 स्तंभ हैं। और हर एक शब्द का एक बहुत गहरा मतलब है, जो हमें बताता है कि भारत किस तरह का देश बनने का वादा करता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी शब्द है संप्रभु, यानी सॉवरेन। सदियों की गुलामी के बाद इस एक शब्द ने ऐलान कर दिया कि भारत अब किसी भी बाहरी ताकत के कंट्रोल में नहीं है। देश अपनी नीतियां खुद बनाएगा, अपने फैसले खुद लेगा, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या विदेशी संबंध। संप्रभुता का सीधा मतलब है पूरी तरह से आजादी। अगला शब्द है समाजवादी, जिसे 1976 में जोड़ा गया था। अब यहां एक बात समझना जरूरी है, इसका मतलब किसी एक खास राजनीतिक विचारधारा से नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद से है। इसका लक्ष्य है गरीबी, बीमारी और अवसरों की जो असमानता है उसे खत्म करना, ताकि देश की संपत्ति का फायदा कुछ लोगों तक ही ना रहे, बल्कि सब तक पहुंचे। फिर आता है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। ये भी 1976 में ही जोड़ा गया। देखिए, भारत में पंथ निरपेक्षता का मतलब धर्म से दूरी बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी, सबको सुरक्षा देगी, हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, ये शब्द इस बात की गारंटी है कि असली ताकत सरकार के पास नहीं, बल्कि देश के लोगों के पास है। लोग ही अपनी सरकार को चुनते हैं, और अगर वो सरकार ठीक से काम ना करे तो उसे बदल भी सकते हैं। ये जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन का वादा है। और 5वां स्तंभ है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि देश का जो प्रमुख होगा, यानी राष्ट्रपति, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसे विरासत में गद्दी मिली हो, बल्कि वो जनता के द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि होगा। देश का सबसे ऊंचा पद किसी भी नागरिक के लिए खुला है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये तो बात हुई राज्य की परिभाषा की, लेकिन ये पहचान पत्र सिर्फ ये नहीं बताता कि राज्य क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि ये अपने नागरिकों से क्या वादा करता है। और ये हैं वो 4 मौलिक उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं है, बल्कि ये वो 4 वादे हैं जो संविधान हर एक भारतीय को देता है। आइए अब देखते हैं कि इनका असली मतलब क्या है। पहला वादा है न्याय का, और ये न्याय सिर्फ कोर्ट कचहरी तक ही नहीं है। इसके 3 पहलू हैं। सामाजिक न्याय, यानी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय, यानी सभी को अपनी जिंदगी चलाने के लिए बराबर मौके मिलेंगे। और राजनीतिक न्याय, यानी हर नागरिक को राजनीति में हिस्सा लेने का बराबर अधिकार होगा। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, मतलब लिबर्टी। ये सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि ये सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। इसके बिना सच में कोई भी व्यक्ति या लोकतंत्र पूरी तरह से विकसित हो ही नहीं सकता। तीसरा वादा है समता का, यानी इक्वालिटी। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी को कोई खास अधिकार नहीं मिलेगा। और इससे भी बढ़कर ये सभी को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके देने का वादा करता है, ताकि कोई भी अपनी पृष्ठभूमि की वजह से पीछे ना रह जाए। और आखिरी वादा है बंधुता, यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। ये इस सोच को बढ़ावा देता है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है, चाहे हमारा धर्म, भाषा या इलाका कुछ भी हो।
हर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए और देश की एकता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जानते हैं, सालों तक एक बहुत ही जरूरी सवाल बना रहा कि प्रस्तावना की असली कानूनी ताकत क्या थी। और ठीक इसी सवाल ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही नाटकीय बहस को जन्म दिया। क्या यह संविधान का हिस्सा है भी या नहीं, और क्या इसे बदला जा सकता है? ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे प्रस्तावना के स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जो चीज कभी सिर्फ एक परिचय मानी जाती थी, वो कैसे संविधान का एक अभिन्न अंग बन गई, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? 1960 और 1973 के फैसलों के बीच आया ये पूरा का पूरा बदलाव, जिसने प्रस्तावना के दर्जे को ही मौलिक रूप से बदल दिया। पहले कहा नहीं है हिस्सा, फिर कहा हाँ ये हिस्सा है। और केशवानंद भारती केस के उस ऐतिहासिक फैसले का नतीजा क्या हुआ? संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति मिल गई, और इसी के चलते 1976 में इसमें 3 नए और बहुत जरूरी शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ठीक है, इस सारी कानूनी बहस के बाद आज प्रस्तावना की भूमिका आखिर है क्या? यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ तो ये संविधान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन दूसरी तरफ कोई इसके आदर्शों को लागू करवाने के लिए अदालत में केस नहीं कर सकता। तो फिर इसकी शक्ति क्या है? इसकी शक्ति यह है कि ये जजों और कानून बनाने वालों के लिए एक गाइड की तरह काम करती है। हमारे संविधान की दार्शनिक आत्मा है ये। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है कि अगर एक पहचान पत्र को अदालत में लागू ही नहीं किया जा सकता, तो उसकी असली ताकत क्या है? शायद इसकी असली ताकत कानून में नहीं है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक राष्ट्र के रूप में नैतिक और दार्शनिक दिशा दिखाने में है। ये एक वादा है, एक मार्गदर्शक तारा है, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि भारत क्या है और उसे क्या बनना है।